नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए समझते हैं एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8वीं की गणित को, जो कि हमने एक अध्याय से लेकर के और इसके 11 अध्याय कंप्लीट कर लिए हैं। यदि आप इनको नहीं देख पाए हैं, इनको कंप्लीट नहीं किया है, तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उस पर जाके देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट से भी सीधे जाकर के भी देख सकते हैं। ये सभी वीडियो आपको उसी पर मिल जाएंगी। और ये जो चैनल है, इस चैनल के माध्यम से आपको इस कक्षा 8वीं की संपूर्ण गणित बहुत अच्छे तरीके से, बिल्कुल सरल तरीके से आपको समझाई जा रही है। और यदि जहाँ भी आपको डाउट लगता है तो आप ज़रूर कमेंट्स करिएगा, तो इसके माध्यम से हम आपको इन सभी वीडियो जो है आगे समझा पाएंगे, यदि आप कमेंट्स से करते हैं, बताते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम इसका जो है अगला अध्याय शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए, यह दिया गया है अध्याय 12, इसमें है गुणनखंड। तो गुणनखंड जो है, इस किसी भी संख्या के जो गुणनखंड होते हैं वो अलग अलग तोड़ना होता है कोई भी संख्या को। यदि आप इस गुणनखंड को अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो आपको ये जो शुरुआत में समझाया जा रहा है, क्योंकि प्रत्येक पाठ के जो इसकी शुरुआत होती है, जो सारांश होता है, वो इसमें किताब में दिया गया है। और इन निर्देशों और नियमों के अनुसार ही हम आगे जो है इसको समझ पाते हैं। इसलिए आपको सबसे पहले यहाँ समझना होगा कि वाकई में गुणनखंड होते क्या हैं और हमें इस अध्याय में गुणनखंड के माध्यम से क्या सीखना है। तो यहाँ देखिए, आपने चर और अचर राशियाँ कक्षा 7वीं में भी पढ़ ली हैं, और यहाँ भी हम देखेंगे कि चर और अचर राशियों के साथ किस प्रकार से संख्याओं के गुणनखंड होते हैं। तो यह देखें, यहाँ पे जैसे मान लीजिए कोई संख्या दी रहती है ना, तो इन्होंने यहाँ पे बताया कि ये संख्या जो हैं बीजीय चर या बीजीय व्यंजक भी हो सकते हैं। तो व्यंजक होते हैं, और दूसरा हमने पढ़े हैं कि ये समीकरण के रूप में भी होते हैं। किसमें? ये समीकरण। दो चीज़ें होती हैं, व्यंजक भी होता है और समीकरण। तो समीकरण है जिनमें बराबर का निशान लगा रहता है वो समीकरण है, बाकी के हमारे व्यंजक होते हैं। ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए ये यहाँ पे 2xy दिया गया है, तो ये व्यंजक है। क्या है ये? व्यंजक, क्योंकि इसमें कोई बराबर में संख्या नहीं दी गई। ठीक है, अब हमें इसके क्या करना है? इन बीजीय चरों के गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड का मतलब मैंने बताया है कि किसी भी संख्या को जितने बार वो टूट सकती है या जिन जिन संख्याओं को उनमें भाग जा सकता है, बस वो उसके गुणनखंड होते हैं। जैसे हम इसमें भाग दें तो इसमें 2 का भाग चला जाएगा तो एक 2 गुणनखंड हो जाएगा। इसमें x का भाग जाएगा तो x भी इसका गुणनखंड होगा। y का भाग जाएगा यानी y भी इसका क्या होगा? गुणनखंड। तो इस प्रकार से हम संख्याओं के गुणनखंडों को तोड़ तोड़ के ज्ञात करते हैं। तो यहाँ देखें 2xy के गुणनखंड दिए, यहाँ 5a a धन b के ये गुणनखंड इन्होंने इस प्रकार से तोड़े हैं। 5p p धन 3 और p धन 5 के गुणनखंड इन्होंने देखिए किस प्रकार से तोड़े हैं, यहाँ आप देखते चलिए। इसके बाद देखिए आगे आगे हम इन गुणनखंडों को जब हम नहीं तोड़ पाते हैं तो इनको क्या कहते हैं? इन्हें अखंडनीय गुणनखंड भी कहते हैं, क्योंकि इसके आगे इसको नहीं तोड़ा जा सकता है, तो वो अखंडनीय गुणनखंड कहलाएंगे। ठीक है, अब आती है बात के जब हमारे गुणनखंड टूट जाते हैं तो इन गुणनखंडों को क्रमबद्ध तरीके से हम क्या करते हैं? उनको जमा करके और फिर इनमें सार्व गुणनखंड ज्ञात करते हैं कि इनमें जो दोनों में सार्व यानी उभयनिष्ठ, सार्व यानी उभयनिष्ठ जो हमारे दो पदों में या जितने भी पद रहते हैं उन दोनों उनमें जो अधिक पाए जाते हैं यानी समान पाए जाते हैं, उनको हम क्या कहेंगे? सार्व गुणनखंड। जैसे इन्होंने यहाँ देखिए 3x बाय धन 6x, तो इनके गुणनखंड कर लिए 3x बाय के 3 गुणित x गुणित y, ये बना लिए। और दूसरे 6x के कितने हुए? 3 गुणित 2 गुणित x। तो 6 के कैसे इन्होंने तोड़े? 6x के, क्योंकि 6 में 2 का भाग जाएगा, 6 में 3 का भाग जाएगा, 6x में x का भाग भी जाएगा, तो ये इसके गुणनखंड हो जाते हैं। यहाँ तोड़ लिए। अब देखेंगे कि दोनों में कौन सी संख्या है जो दोनों में है। यहाँ देखिए 3 दोनों में है और x भी दोनों में है, तो 3 और x ये क्या हो जाते हैं? सार्व गुणनखंड हो जाते हैं। इनको इस प्रकार से बाहर कर लेते हैं इन दोनों में से, और यहाँ जो बच जाएगी संख्या वो y धन, यहाँ पे 2 बच गई है ना, तो 3x y धन 2 ये कहलाते हैं इसके सार्व गुणनखंड। इस प्रकार से हम इसको अलग कर लेते हैं। सार्व गुणनखंड जिन संख्याओं के या जिन व्यंजकों के सभी पदों में एक सार्व गुणनखंड नहीं होता है उनको जो कहते हैं लिख दिया जाता है। चलिए आगे देखिए, इसमें दिया गया है यहाँ पे और भी इस प्रकार से समझाए गए हैं। अब यहाँ देखें, एक मुख्य बात दी गई है कि यदि मान लीजिए हमें इस प्रकार से, हम पहले भी पढ़ चुके हैं इनको, तो ये कहलाती हैं सर्व समीकरण। इन सर्व समीकरणों को सर्व समीकरण नंबर 1 2 3 4 सर्व समीकरण दी गई हैं। इन सर्व समीकरणों को आप रट लीजिए। a वर्ग धन 2ab धन b वर्ग बराबर a धन b
पूरे का वर्ग, यानी ए धन बी होल वर्ग भी बोलते हैं इसको, या ए धन बी पूरे का वर्ग क्या होता है, यह सूत्र है। ठीक है ना, तो ए धन बी पूरे का वर्ग बराबर ए वर्ग धन 2ab धन बी वर्ग। अब यदि इस संख्या में ऋण है तो ए ऋण बी पूरे का वर्ग, यहाँ ऋण लगा दिया गया, तो ए ऋण बी पूरे का वर्ग बराबर ए वर्ग धन 2ab धन बी वर्ग। ये होते हैं सूत्र किसके, सर्वसमीकाओं के। ठीक है ना, और यहाँ पे देखें तीसरा दिया ए वर्ग ऋण बी वर्ग बराबर ए वर्ग ऋण बी वर्ग। इस प्रकार की संख्या है तो ए धन बी ए ऋण बी, एक कोष्टक में ए धन बी, दूसरे कोष्टक में ए ऋण बी होगा। और ये चौथा जो यहाँ पे सूत्र दिया गया है, सर्वसमीका दी गई है, इसको बहुत अच्छे से याद करिए। यदि इस प्रकार की संख्या है कि ये समान है, एक्स दोनों में इस प्रकार से समान है और ए और बी अलग अलग हैं, तो एक्स धन ए एक्स धन बी इस प्रकार से कोई संख्या में दी गई है, तो उसका सूत्र हमें गुणनखंड के रूप में इस प्रकार से लिखना पड़ेगा, एक्स वर्ग धन ए धन बी इंटू एक्स धन ए इंटू बी, यानी इंटू यानी हम गुणा। ठीक है ना, ए धन बी गुणित एक्स धन ए गुणित बी, इस प्रकार से हमारी ये सर्वसमीका होगी, ये सूत्र है। चलिए आगे देखिए। अब यहाँ देखिए, इसमें और भी इस प्रकार से दिया गया है कि हम इन पदों के गुणनखंड किस प्रकार से तोड़ते हैं। अभी हमने जो चौथा सूत्र देखा, यहाँ देखें, इसको समझ लीजिए। यहाँ पे ए वर्ग धन 2ab धन बी वर्ग, ये भी इसमें हमने देखा कि एक्स बराबर ए बराबर यदि एक्स है और बी बराबर कोई संख्या 2 दी गई है, तो उसको हम जब तोड़ते हैं तो उसके इस प्रकार से मान को रख देते हैं। तो एक्स वर्ग 4x धन 4, ये हमारा एक प्रकार से व्यंजक टूट करके इस प्रकार से बन जाता है। ठीक है, तो ये कैसे तोड़ा गया है, इसको देखिए। यहाँ पर इन्होंने अलग अलग मान रख दिए हैं और इस प्रकार से जब हम इसको तोड़ते हैं तो ये पूरा सूत्र बन जाता है कि x धन 2 पूरे का वर्ग, ये हमारा वांछित गुणनखंड प्राप्त हो जाता है। ठीक है, चलिए और भी हम अपने जो सवाल दिए गए हैं उनके माध्यमों से बहुत अच्छी तरीके से इनको समझेंगे। चलिए, ये हमारा बताने का तरीका है कि सबसे पहले आप जो है इनको थोड़ा थोड़ा सा समझ लीजिए कि ये कहाँ से कैसे प्राप्त हो जाते हैं। तो इसमें जो है कुछ सूत्र भी दिए गए हैं। ठीक है, तो इनके माध्यम यहाँ देखिए, ये प्रश्न एक जो यहाँ से बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों में बहुविकल्पीय जो प्रश्न हैं इनमें भी हमें दिया गया है कि ये जो संख्या दी गई है 17x/z 34x/वर्ग 51x/वर्ग के सार्व गुणनखंड क्या होंगे, इसके हमें सार्व गुणनखंड ज्ञात करना है। तो अभी हमने देखा कि सार्व गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है ना, यानी सार्व गुणनखंड यानी जो संख्या उसमें उभयनिष्ठ होती है, यानी तीनों में हमें मिलना चाहिए। तो यहाँ देखें, पहले संख्या को देखिए, 17 लिखा हुआ है, 34 लिखा और 51। तो हम पहले देख लें कि यदि 17 हमारे पास संख्या दी गई है तो 17 और 34 और 51 सार्व गुणनखंड क्या होंगे। तो यहाँ देखिए, जैसे 17 है, ये 51 लिखा है ना, सॉरी ये 34 है, 34 लिखिए पहले, 34। ठीक है ना, ये 34 है, तो 17 तो 17 ही होगा। 34 में कितना हो जाएगा, तो 17 दूनी 34, यानी इसमें 17 आ जाएगा। 51 में कितना होते हैं, तो 17 × 3 51, 3 × 17 आ जाएगा, है ना। तो सभी में क्या आ जाएगा, इस प्रकार से 17 17 गुणनखंड है, तो 17 हो जाएगा इसका एक सार्व गुणनखंड। अब इसके बाद देखिए, बाकी दिया गया है एक्स बाय जेड, है ना। तो एक्स देखिए, एक्स सभी में है, एक्स इसमें है, इसमें भी एक्स है, इसमें एक्स वर्ग है, यानी इसमें भी एक एक्स है। ठीक है, तो ये एक्स 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 तीनों में है, इसलिए ये भी सार्व गुणनखंड होगा। इसके बाद देखें बाय, बाय इसमें है, इसमें भी है, और बाय इसमें, तीनों में बाय भी है। और जेड देखें तो जेड इस अकेले में है, बाकी में नहीं है, तो इसका हो जाएगा सार्व गुणनखंड 17x बाय। ठीक है, प्रश्न 2 दिया गया है 12x वर्ग बाय वर्ग का अखंडनीय गुणनखंड होगा। अखंडनीय जिसके और गुणनखंड ना किए जा सकें वो अखंडनीय, हमने पहले देखा है, ऐसा लिखा था, है ना। तो ये देखिए 12x वर्ग बाई वर्ग, इसका हम करें तो 12 के तो बहुत से गुणनखंड होते हैं, है ना, या 12x से दिया गया है तो इस 12 के गुणनखंड और हो जाएंगे, यानी हम इसको 3 × 4 × x इस प्रकार तोड़ सकते हैं। और x वर्ग में देखें तो x के 2 गुणनखंड होंगे, जिसको हम लिखेंगे x के गुणित x है, यानी इसके और गुणनखंड हो सकते हैं। इसी प्रकार से बी में बाई वर्ग दिया गया है तो बाई वर्ग के भी इसी प्रकार होंगे, बाई गुणित बाई, यानी इसके 2 गुणनखंड होंगे। एक अकेला ऐसी संख्या है जिसमें लिखा हुआ है x, इस x के और गुणनखंड नहीं हो सकते, इसको किसी और गुणनखंड में नहीं तोड़ा जा सकता, इसलिए इसका सी वाला ऑप्शन जो x दिया गया है ये अखंडनीय गुणनखंड है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न दिया गया है तीसरा, इसे देख। तो इस प्रकार से गणित में जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए रहते हैं उनको हल करके ही सही लगाना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए 8x धन 8 धन बटे में 8 लिखा है, इसका सरल रूप होगा। अब यहाँ देखें, यदि हमारे यहाँ पे 8 है और 8x है, यहाँ पर भी 8 है, यहाँ पर भी 8 है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यदि संख्या लिखी हुई है तो हम क्या करेंगे,
8x बटे 8 लिख दीजिए और 8 बटे भी 8 आ जाएगा। तो 8 8 कट जाएंगे, यहाँ भी 8 8 कट जाएंगे, कितना मिलेगा, यहाँ x यहाँ 1, तो x धन 1 इसका उत्तर हो जाएगा। x धन 1 पहले में दिया गया है, ये यहाँ पे लिख देंगे। ठीक, इसी प्रकार से यहाँ देखिए ये चौथा है, a वर्ग ऋण 2ab धन b वर्ग किसके बराबर है। ये अभी हमने सर्व समीका पढ़ी थी। सर्व समीका ये दूसरी सर्व समीका दी है। कौन सी, दूसरी सर्व समीका हमने याद की है। ठीक है ना, यदि आपने अभी दूसरी सर्व समीका याद की है तो बस ये उसके बराबर होगी। किसमें लिखा हुआ है, a ऋण b पूरे का वर्ग। किसमें है, ये डी वाले ऑप्शन में है। डी वाला ऑप्शन इसका सही होगा, यहाँ हम डी वाले ऑप्शन को भर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमें प्रश्न जो दिए गए हैं ये हमें इनको हल करके ही उत्तर सही करना है। यहाँ पे देखें और भी इसमें पांचवी भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया गया है। तो यहाँ देखिए ये पांचवा दिया गया है, इसको यहाँ देखिए और इसको भी समझिए हमें किस प्रकार से हल करना होगा। क्योंकि यहाँ पे भी हमें दिया गया है कि मान ज्ञात कीजिए। मान कैसे ज्ञात किए जाते हैं संख्याओं के, तो यहाँ देखें ये यहाँ पे एक व्यंजक है, यहाँ 9x वर्ग दूसरा व्यंजक है, हमें इसका इसमें भाग देना है। तो 38 में भाग देना सीधा सीधा लिख सकते हो यहाँ पे, और 38 x पर 3 की घात y पर 2 की घात z लिखा और भाग यानी बटे लिख दें। यहाँ 19 आ जाएगा, यहाँ x वर्ग y वर्ग आ जाएगा। देखिए 19 से कम 19, 19 दूनी 38। तो पहला तो यह है कि 2 आ जाएगा। अब 2 किस में दिया, देखिए इन दोनों में दिया, इनमें नहीं दिया, तो इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। अब यहाँ और संख्या को हम यदि काटते हैं, देखिए y वर्ग से यह y वर्ग कैंसिल हो जाएगा ना। अब यहाँ रहा x, यदि हम x से x घन में भाग देंगे तो एक x कट जाएगा, x पर 2 की घात बचेगी, तो 2x वर्ग रहेगा और साथ में ये z है, तो x 2x वर्ग z, ये इसका उत्तर होगा। तो हम देखेंगे कि यह संख्या 2x वर्ग z किस में दी गई है। ये देखिए सी वाले ऑप्शन में दिया गया है 2x वर्ग z, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर है ना। चलिए प्रश्न छठवां जो दिया गया है इसको समझिए। यहाँ पे दिए गए पदों में सार्व गुणनखंड यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड, यहाँ उभयनिष्ठ भी लिखा सार्व के लिए। हम ये बार बार चर्चा करते आ रहे हैं कि सार्व गुणनखंड यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है, यानी उभयनिष्ठ दोनों में होना चाहिए। 3 है तो तीनों पद में होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 2y लिखा, यहाँ पे 24xy लिखा है ना। तो 2y के गुणनखंड 2 धन गुणित xy होगा, है ना, 2 गुणित y। और 24 के यदि हम तोड़ते हैं तो 24 के तोड़ लीजिए। यहाँ पे देखिए 2 गुणित 12, 12 दूनी 24, और गुणित में x गुणित y, ये हो जाएगा। अब देखिए दोनों में क्या है ये हमें देखना होगा। तो इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें y है और यहाँ भी y है। बचेगा क्या, 12 गुणित x बचेगा। तो 2y दोनों में है, तो इसका सार्व गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2y। ठीक है ना, ये हम उत्तर में लिख देंगे कि इसका सार्व गुणनखंड दोनों का 2y है। ठीक, इसी प्रकार से यहाँ देखें 21ab और 49ab वर्ग में। ठीक है ना, तो 21 के गुणनखंड हमने तोड़े, 3 गुणित 7 और a गुणित b, ये आ जाएगा। 49 में भी हम तोड़ेंगे 7 गुणित 7 और a और b गुणित b, b गुणित b, ये आ जाएगा। ठीक है, अब दोनों में देखेंगे, मिलान करेंगे कि इसमें 7 है और इसमें भी 7 है। ठीक है ना, अब a इसमें है, इसमें भी a है, और b भी है, इसमें भी b है। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, 7ab, 7ab दोनों में है, तो इसका सार्व गुणनखंड होगा 7ab। ठीक, इस प्रकार से सात गुणनखंड हमें ज्ञात करना है। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है सातवें प्रश्न में भी देखें इसी प्रकार से संख्या दी गई हैं। इन व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। जो यहाँ पे व्यंजक दिए गए हैं, यहाँ देखें 5x धन 20 लिखा हुआ है, तो पहले 5x के गुणनखंड करेंगे और 20 के भी करेंगे। तो 5 में क्या हो जाएगा, 5 गुणित x, और 20 में क्या हो जाएगा, 5 चौके 20, 5 गुणित 4। ठीक है, धन ज्यों का त्यों लगा रहेगा। ठीक, इस प्रकार से अब हम देखें कि इनको हमें क्या क्या करना है, इनके गुणनखंड करना है, उनको हल करना है। किस प्रकार से टूटेंगे, तो देखिए 5 इसमें है, 5 इसमें है, दोनों में से क्या करते हैं, उभयनिष्ठ ले लेते हैं। तो 5 गुणित x धन 4, ये जो उत्तर आएगा ये इसका गुणनखंड कहलाएगा 5x धन 20 का। ठीक, चलिए बी वाले को समझिए, बिल्कुल इसी प्रकार से करना है। 6ab दिया गया है, 9ac दिया गया है, तो 6 के गुणनखंड कर लीजिए और 9 के गुणनखंड कर लीजिए, और ab और ac इनमें है ही। ठीक है ना, तो साथ में ab ac लिख देंगे। चलिए यहाँ पे हमने 6 के गुणनखंड किए तो 2 गुणित 3 आएगा, और इसमें साथ में a भी है। यहाँ पे 9 के करेंगे तो 3 गुणित 3 आएगा, ac इसमें रहेगा ही। ठीक है, ये गुणा का निशान है यहाँ पे। ठीक, अब देखिए दोनों में क्या है, दोनों में 3 है, 3 यहाँ पर है, 3 इसमें भी है। a है क्या, दोनों में a भी है, a
ए, तो 3a दोनों में बाहर कर देंगे और बचेगा क्या, जो बचेगी संख्या वहाँ पे इसको लिख देंगे तो 2 बचेगा, यहाँ b बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ c बचेगा, तो 2b ऋण 3c ये ज्यों का त्यों लिखेंगे और बाकी जो उभयनिष्ठ वाली संख्या उसको आगे लिख देते गुणा के रूप में कोष्टक बना करके, इसमें जो बचेगा उसको लिखेंगे। ठीक है ना, ये संख्या यहाँ पे लिख दी जाती है। बस ये हमारे गुणनखंड होते हैं। तो इस प्रकार से हमें गुणनखंड निकालना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 8 दिया गया है। 8वें प्रश्न में यहाँ समझिए, इसको बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। तो इसमें दिया गया है कि भाग दीजिए, हमें क्या करना है, संख्या में भाग देना है। तो देखिए यहाँ पर इसमें हम विभाजन कीजिए यानी भाग दीजिए, दोनों एक ही शब्द हैं, एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। तो ए में दिया गया है 18, ए पर 6 की घात, बी पर 7 की घात में भाग देना है 3, ए पर 2 की घात, बी पर 4 की घात से। ठीक है ना, ये हमें भाग देना है। तो चलिए भाग कैसे देते हैं, हम जो संख्या रहती है उसके बटे में भाग वाली संख्या लिख लेते हैं। तो यहाँ देखो हमने यहाँ उतार लिया और बराबर में लिख दिया कि ये संख्या ऊपर और ये संख्या नीचे। 18 ए पर 6 की घात, बी पर 7 की घात बटे 3 ए पर 2 की घात, बी पर 4 की घात यहाँ उतार लें और सीधे जैसे भाग देते हैं संख्या का संख्या में और जो समान चर राशि है उसका समान चर राशि में। ठीक है, तो इस प्रकार से 3 एकम 3, 3 6 18, कितना मिलेगा 6। तो ये उत्तर में अपन ने 6 लिख लिया। ठीक है, और इसके बाद देखिए ए पर कितने की घात है, 2 की, 6 पर कितने, वो ए पर 6 की घात है, यहाँ नीचे ए पर 2 की घात है। तो यह घात यहाँ पर जाकर के घट जाती है, नीचे वाली घात ऊपर वाली घात में से घट जाएगी, 6 में से 2 चले जाएंगे तो कितने मिलेंगे, यहाँ पर मिलेंगे 4। ठीक है ना, ए पर 4 की घात, बी पर 4 की घात है और यहाँ बी पर 7 की घात है, तो 7 में से 4 सीधे घटा दें तो 3 बचेंगे। बस ये इसका उत्तर आ जाता है भाग में, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ जो घटाने वाली बात बता रहे हैं घट कैसे जाती है, यदि हम मान लीजिए ए पर 6 की घात है तो इसको क्या करेंगे, हम इस प्रकार से 6 बार गुणा करेंगे और बटे में कितना है, ए पर 2 की घात, ऐसा तो 1 2 1 2, कितनी 2 ही संख्याएं कटेंगी तो ए पर 4 की घात बटेगी। कहने का मतलब यह है कि उतनी घाटें घटा दीजिए। ठीक, चलिए यहाँ देखिए इसमें भी बिल्कुल वैसे ही करना, बी वाले प्रश्न में भी यहाँ 33 है और x पर 2 की घात, y पर 4 की घात, z पर 6 की घात और भाग करना है 11 x पर 2 की घात, y पर 2 की और z पर 3 की घात से। ठीक है, चलिए यहाँ बटे में लिख दिया, 11 से इसको काट दिया, 11 एकम 11, 11 30, 33 से 3 आ जाएंगे। अब x पर 2 की घात, x पर 2 की घात घटा देंगे ऊपर ले जाके तो क्या मिलेगा, कुछ नहीं। ठीक, इसी प्रकार से y पर 4 की घात है, y पर 2 की घात, तो यहाँ 4 में से 2 घटा देंगे तो y पर 2 की घात बच जाएगी, ये लिख दी यहाँ पे। और यहाँ z पर 6 की घात है और z पर 3 की घात, तो ये 6 में से 3 घटाएंगे 3 बचेंगे तो z पर 3 की घात, ये लिख दी। बस ये भाग में होता है, ज़्यादा कुछ नहीं है। इस प्रकार से हम उत्तर लिखते चलेंगे। चलिए अब 9वां प्रश्न देखिए, आगे देखते हैं इसको, यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो ये दिया गया है 9वां प्रश्न। ठीक, यहाँ देखिए इसमें भी हमें क्या करना है, भाग देना है। संख्याओं के भाग जैसे अभी हम देते आ रहे हैं, भाग बिल्कुल वैसे ही ज्यों के त्यों हमें इनका भाग करना है। तो 9z वर्ग ऋण 21z और भाग देना है 3z से, तो हम बटे में 3z लिख दिया हमने। ठीक है, अब ये 9z वर्ग में 3z से भाग देना, 21z में 3z से भाग देना, तो अलग अलग कर लिया इसको, 9z वर्ग बटे 3z और 21z बटे भी 3z लिख दिया और इनको काट लीजिए, 3 एकम 3, 3 तिरका 9, z यहाँ 1 की घात है, एक यहाँ घटा देंगे तो z अकेला बचेगा। तो हमने यहाँ पे देखिए अकेला z इस प्रकार से लिख दिया 3z। ठीक है, अब यहाँ देखो 3 एकम 3, 3 7 1, z कट जाएगा, 7 अकेले, तो 3z ऋण 7, ये उत्तर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इसी प्रकार से ये बी वाले को करिए। यहाँ पे देखो 5x पर 3 की घात धन 15x वर्ग लिखा हुआ है, भाग करना है x धन, यहाँ पे दिया गया है x और x धन 3 का। ठीक है ना, ये संख्या यहाँ पे 3 लिखी हुई है, कितनी लिखी हुई है यहाँ पे, x और x धन 3। ठीक, ये बटे में हमें x धन 3 लिख देना है इस संख्या की। अब चलिए यहाँ पे देखें तो x से ये x कम हो जाएगा, सीधा सीधा x से x कम हो जाएगा, 5x बचेंगे, क्या बचेंगे 5x और x धन 3, ये कोष्टक पूरा खत्म हो जाएगा इस प्रकार से। तो यहाँ थोड़ा सा समझना होगा कि ये 5x वर्ग और x धन 3 कहाँ से आ गए। ठीक है ना, तो ये जो यहाँ पे गुणनखंड दिया था इसमें देखें पहले यहाँ पे थोड़ा सा इसको समझ लें कि 5x पर 3 की घात थी। ठीक है ना, और यहाँ 15x पर 2 की घात थी, तो यहाँ 5x यहाँ 5, दोनों में 5 5, तो ये उभयनिष्ठ हो जाएंगे। और क्या है उभयनिष्ठ, यहाँ x वर्ग है, यहाँ x पर
3 की घात, तो एक्स वर्ग उभयनिष्ठ ले लिया। यहाँ पर बचेंगे सीधे सीधे 5x और यहाँ 5 3 15 यानी 3 यानी सॉरी x, यहाँ पे बचेगा मात्र x और यहाँ पे x धन 3, तो 5x वर्ग x धन 3 ये संख्या आ जाती है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 5x वर्ग और x धन 3, और ये संख्या सीधा कोष्टक से सीधी x धन 3 से कैंसिल हो जाएगा। x वर्ग काटेंगे तो x अकेले बचेगा, तो 5x ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सीधा सीधा 5x। चलिए 10वां प्रश्न समझिए। 10वें प्रश्न में दिया गया है, यहाँ देखिए गुणनखंड कीजिए। तो जो हमें यहाँ पे गुणनखंड करना है, यहाँ पे देखिए किस प्रकार से हमें संख्याओं के गुणनखंड करना होते हैं। तो यहाँ हम सूत्र लगाते हैं जो हमने अभी सर्व समीकरण पढ़ी हैं। यहाँ पे दिया गया है गुणनखंड में पहले में x वर्ग 7x धन 12, ठीक है, ये संख्या यहाँ पे दी गई। तो इसके गुणनखंड कैसे करें? तो गुणनखंड करने के लिए आपने अभी एक सूत्र इसका पढ़ा होगा और उसमें दिया रहता है कि x धन a और यहाँ पे दिया रहता है x धन b। ये चौथे नंबर की सर्व समीकरण है, इसमें दी गई है IV वाली सर्व समीकरण, समझ लेना, इसको देख लो एक बार। देखिए यहाँ पे ये जो हम सर्व समीकरण यहाँ पे पढ़ रहे थे, तो यहाँ पे देखिए ये चौथी सर्व समीकरण दी गई है, ये वाली, इससे गुणनखंड किए जाते हैं इस सर्व समीकरण को आधार मानते हुए। ठीक है, यहाँ x वर्ग a धन b x और धन ab, इस प्रकार से हमें संख्या को तोड़ना है। तो कहने का मतलब ये होता है कि जो a और b रहते हैं, जो मध्य वाली संख्या होती है, उसको जोड़ और गुणनफल दोनों उस संख्या के बराबर आ जाएं। तो चलिए इसको समझिए इस प्रकार से। तो यहाँ समझिएगा, यहाँ x वर्ग 7x धन 12 लिखे हैं, ठीक है, इसको जो कहते हैं उतार दिया। इसके बाद करना क्या है, जो मध्य पद रहता है, ये मध्य पद क्या है 7x। 7x को ऐसा तोड़िए कि हम जोड़ें तो 7x आ जाए, जोड़ें या घटाएं, ठीक है ना। तो 7x आना चाहिए और गुणा करें तो 12 आना चाहिए, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पे पहले हमारे a धन भी हैं और बाद में a गुणित b है, बस इन्हीं संख्याओं का बस से समझना है। तो 7 को ऐसा तोड़ो कि हम जोड़ें तो कितना आना चाहिए 7 और गुणा करें तो कितना आना चाहिए 12। चलिए इनको हम तोड़ते हैं 7 को, तो 4 और 3 कितने होते हैं 7, 4 धन 3 7 होते हैं, और 4 और 3 का यदि हम गुणा करते हैं तो मिल जाते हैं 12, मिल जाएंगे ना। तो इस प्रकार से हमें इसको 7x को तोड़ देना है बस, और कुछ नहीं करना। तो यहाँ पे हमने तोड़ दिया 3x और धन 4x, यानी 7x जोड़ेंगे तो 7x ही आएंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से तोड़ेंगे, और 12 की चाहें तो 2 गुणनखंड यहाँ पे हम 3 और 4 में तोड़ लेंगे, या 4 गुणित 3 ऐसा तोड़ लीजिए, कुछ भी, 4 3 12 या 3 चौके 12, ठीक है ना, ऐसा हम 12 को तोड़ लेंगे, ठीक है। तो इसके 2 गुणनखंड a और b के रूप में हो जाएंगे। तो वो सूत्र का यहाँ पे उपयोग हो रहा है। तो यहाँ क्या करते हैं, फिर 2 के इस प्रकार से समूह बना लेते हैं। 2 के यहाँ जो संख्या बाहर हो रही है उसको बाहर कर देंगे, तो दोनों में x है, तो x को बाहर निकालेंगे तो यहाँ x बचेगा, यहाँ 3, तो ये कोष्टक के अंदर लिख दिया कि x धन 3 बचे। यहाँ देखिए 4, यहाँ से 4 बाहर लेंगे, यानी ये 12 जो है 4 गुणित 3 है, तो यहाँ से 4 बाहर आएंगे, तो यहाँ x मिलेगा और यहाँ 3 बच जाएगा, तो ये लिख दिया कोष्टक के अंदर x धन 3। अब x धन 3 ये 2 पद बन जाएंगे, 4 पद के क्या बन गए, ये 2 पद। अब इन दोनों पदों में x धन 3 फिर उभयनिष्ठ है, तो x धन 3 को बाहर उभयनिष्ठ ले लिया, और यहाँ बचा x, यहाँ बचा 4, तो दूसरे कोष्टक में लिख दिया x धन 4। ये हो जाते हैं इस प्रकार से x धन 3 और x धन 4। इस जो हमारे यहाँ पे एक व्यंजक दिया गया था, इसके जो है ये गुणनखंड हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे प्रश्न दूसरा भी दिया गया है, इसको समझिए, बहुत अच्छे तरीके से समझिए। तो यहाँ देखिए, अब इसको प्रश्न दूसरे में दिया x वर्ग ऋण 10 x धन 25, ठीक है ना। हमें क्या करना है, इस 10x को 2 पदों में तोड़ना है कि गुणा करें तो 25 आए, और जोड़ें या घटाएं तो कितना आना चाहिए, ऋण 10 होना चाहिए। तो हम ऋण 10 कैसे करेंगे भाई, जोड़ेंगे तो ऋण 5 और ऋण 5 कितना होता है 10 होता है, और दोनों का गुणा करें, ऋण 5 का और ऋण 5 का यदि हम गुणा करते हैं तो ये धन के 25 मिल जाते हैं। चलिए ये संख्या मिल गई हमें कि वो ऋण 5 और ऋण 5 में ये 10x टूट जाएगा, तो यहाँ हमने तोड़ दिया। देखिए 10x को ऋण 10x को तोड़ा, ऋण 5x और ऋण 5x, ठीक। यहाँ धन 25 जो कहते हैं, क्योंकि ये तो 5 पंचे 25, 2 होंगे इसके 5 और 5, ठीक है ना। ऋण 5 और ऋण 5 दोनों को चाहो तो यहाँ पे ऋण 5 गुणित के रूप में ऋण 5 और गुणित ऋण 5 ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ देखिए हम क्या करेंगे, हमने जो यहाँ पे किया कि 2 के समूह बनाएंगे, 2 को इनके समूह बन गया, 2 का इनका समूह बन गया। अब यहाँ से क्या करना है, यहाँ से देखिए x इसमें है, x इसमें है, x बाहर निकालेंगे तो यहाँ x बचेगा और यहाँ 5 बचेंगे, तो कोष्टक के अंदर लिख देंगे x को बाहर करके x ऋण 5,
यहाँ से क्या होगा, ऋण 5 इसमें है और ऋण 5 इस 25 में भी है, ये ऋण 5 है, ठीक है ना। तो ऋण 5 और ऋण 5 बाहर ले लिया और यहाँ मिला x, यहाँ मिला ऋण 5, दूसरा ऋण 5 मिल जाएगा, तो x ऋण 5 आ जाएगा। अब ये देखो कोष्टक के अंदर x ऋण 5 x ऋण 5 दोनों में है, तो ये x ऋण 5 और x ऋण 5 उभयनिष्ठ है, तो इसको बाहर निकाल लेंगे, यहाँ बच जाएगा x और यहाँ बच जाएगा ऋण 5। तो ये कोष्टक के अंदर x ऋण 5 ले लिया और x ऋण 5 को बाहर निकाल लिया, ये हमारे गुणनखंड हो जाते हैं। बस यही इसका उत्तर होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें इसको लिखना है और अच्छे से समझ लेना है। चलिए आगे देखें तो प्रश्न 11 जो दिया गया है, यहाँ देखिए 16x वर्ग 49 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब यहाँ देखें इनके भी हमें गुणनखंड ज्ञात करना है, तो हमने एक सर्वसमीका पढ़ी है और वो सर्वसमीका हमने देखिए यहाँ पे लिख भी दी है। ये जो है तीसरे नंबर की सर्वसमीका है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं कि a वर्ग ऋण b वर्ग बराबर a धन b a ऋण b होता है। तो यहाँ संख्या जो दी गई है इसको किस प्रकार से लिखा जाए कि ये पहली संख्या और दूसरी संख्या के वर्ग में हो, तो ये वर्ग बन रहे हैं 16, 4 का वर्ग 49, 7 का वर्ग बन रही है ये संख्या। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 4x का वर्ग और यहाँ पर ऋण 7 का वर्ग, इस प्रकार से। तो ये जो हमारा a है, इस 4x को a मान लीजिए, 7 को b मान लीजिए और बस इसी के अनुसार इसको रख दीजिए। तो इसमें क्या आएगा, a की जगह 4x आ जाएगा और b की जगह आना हमारा ये 7, तो एक बार धन एक बार ऋण, तो यहाँ आ जाएगा 4x धन 7 और यहाँ आ जाएगा 4x ऋण 7। बस ये इसके गुणनखंड हो जाते हैं। इस संख्या के गुणनखंड किसके माध्यम से, ये जो सर्वसमीका दी गई थी इसके माध्यम से। चलिए 12वां प्रश्न देखिए, ये भी बिल्कुल सरल है, इसके भी हमें क्या करना है, गुणनखंड ज्ञात करना है। तो हम किस प्रकार से करेंगे इसके गुणनखंड है, तो यहाँ देख लीजिए ये दी गई है संख्या x वर्ग बाई x से x बाय धन बाय z। यहाँ पहले से इन्होंने अलग अलग गुणनखंड दे दिए थे हमें, मतलब इनके अलग अलग पद दिए गए हैं, 4 पद हैं, तो हम चारों में से 2-2 के जोड़े बनाएंगे, लेकिन जो जिसके समूह में होगा उसको x वर्ग है तो इसके साथ x आना चाहिए, तब तो इसकी जोड़ी बनेगी। तो जहाँ भी x हो, इन दोनों में x है, कोई भी एक ले सकते हैं यहाँ पे। तो हमने इसको x से y को आगे कर लिया, बाई z को पीछे कर दिया। यहाँ देखिए x बाय रख दिया, x वर्ग के साथ में, बाई z पीछे कर दिया, तो इसमें भी z के साथ में आ गए। तो ये 2-2 के समूह इस प्रकार से बन जाएंगे। फिर यहाँ से x कॉमन निकालेंगे, यहाँ पे x और यहाँ पे धन बाय बचेगा, तो x निकालने पर x धन बाय इस कोष्टक में आ जाएगा। यहाँ पर देखो दोनों में z है, तो z बाहर किया तो यहाँ बाय, यहाँ x मिलेगा, z बाहर कर लिया, ये बाहर किया, उभयनिष्ठ लिया और यहाँ पे बच जाएगा x धन बाय। दोनों कोष्टकों में फिर से देखें तो ये क्या मिल जाएगा, यहाँ पर x धन बाय मिल जाएगा, इसमें भी x धन बाय। x धन बाय को बाहर निकाल लेंगे, यहाँ x मिलेगा, यहाँ पर z मिलेगा, x धन z। ये 2 गुणनखंड इसके हो जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से गुणनखंड हमें तोड़ना है। चलिए आगे देखिए, और भी इस प्रकार से हमें प्रश्न दिए गए हैं। तो यहाँ देखें प्रश्न क्रमांक 13 दिया गया है, इसको समझिए। इसमें है प्रश्न 13 में 8x पर 3 की घात 24x वर्ग बाय और 32x बाय वर्ग ये दिया गया है। तो अब हमें क्या करना है, इसकी गुणनखंड तोड़ना है। तो पहले तो इस संख्याओं को समझेंगे हम कि इसमें 8x पर 3 की घात है, यहाँ पे 24x वर्ग बाय है, 32x बाय। तो पहले तो ये देखो सभी में ऐसी कौन सी संख्या है जो उभयनिष्ठ है। तो यहाँ देखें तो 8 एकम 8, 8 त्रिक 24, 8 चौके 32 ये संख्या आ रही है, ठीक है ना। 8 सभी में से उभयनिष्ठ है और राशियों में देखें यहाँ x घन है, यानी x यहाँ x वर्ग है, यहाँ x है, तो x भी बाहर सभी में से निकल रहा है, यानी तीनों में 8x और x गुणांक जो है वो सभी में से बाहर करना है। चलिए यहाँ पे देखें तो इसमें 8x का भाग लगाइए, इसमें भी 8x का भाग लगा दीजिए, इसमें भी 8x का भाग लगा दीजिए। चलिए भाग लगा करके बहुत अच्छी चीज़ है, तो हम इसको कोष्टक के बाहर लिख लें 8x और कोष्टक के अंदर भाग लगाते जाएंगे। इसमें हम क्या करेंगे, 8x से भाग लगाएंगे, ठीक है। तो यह हमारी संख्या उभयनिष्ठ होकर के निकल आती है। इसमें 8x के भाग लगाएंगे तो 8x भाग लगाएंगे तो 8 एकम 8 और x से x कट जाएगा, क्या बचेगा, x वर्ग यहाँ पे लिख दिया। इसमें भी 8x का भाग लगाएंगे तो 8 त्रिक 24 3 आ जाएंगे और x से भाग लगाएंगे तो यहाँ x बचेगा और y बचेगा, तो 3x बाय ये आ जाएगा। यहाँ पर भी क्या करना है, 8x से भाग लगा दीजिए 8x से, तो 8 त्रिक 24 ऋण के 8 चौके 32, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऋण के 4 आ जाएंगे, x से x कट जाएगा, क्या बचेगा, y वर्ग ऋण 4 बाय वर्ग ये आ जाएगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं उभयनिष्ठ लेने में। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, ये 8x तो हमारा गुणनखंड हो गया, x वर्ग 3x बाय और ऋण 4 बाय वर्ग ये दिया गया है, 4 बाय वर्ग है यहाँ पर। तो अब देखो इसमें जो हमारी संख्या है हमें मध्य पदों को 2 पदों में तोड़ करके, जैसे अभी हमने यहाँ पर चौथा जो सर्वसमीका है वो लगाई है, तो चौथी सर्वसमीका फिर लगाएं। यहाँ 3x बाय है, यहाँ 4 बाय वर्ग है, ठीक है। तो हमें इस प्रकार से तोड़ना है 3 को कि यदि हम जोड़ें या घटाएं तो 4
आ जाना चाहिए, और यदि हम इनको गुणा करते हैं तो कितना मिल जाए, तब भी हमें ये 4 मिलना चाहिए। तो इस प्रकार से हम तोड़ेंगे इसको। यहाँ देखिए, तो यहाँ पर देखिए 3x को इस प्रकार से हम 4x ऋण x में, यानी 4 और ऋण 1 में इसको हम तोड़ लेंगे तो 4 ऋण 1 यानी 3 ही मिलेंगे। और गुणा करें 4 और 1 का तो 4 और 1 का गुणा 4 ही आएगा। तो देखिए गुणनफल 4 आ रहा है, जोड़ें या घटाएं तो हमें 3 मिलना चाहिए, तो घटाने में 3 मिल रहे हैं। ठीक इस प्रकार से हमें ये 3x के गुणनखंड को यहाँ तोड़ देना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब दो के समूह बनाएंगे जैसे अभी बनाते रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ देखें, इसमें से x वर्ग है, यहाँ पर भी x है, तो दोनों में से x से उभयनिष्ठ निकालेंगे। और ये 8x गुणन है, तो इसको और सर्पाकार कोष्ठक बना करके और बाहर कर लें, या बड़ा कोष्ठक भी बना सकते हैं, क्योंकि बड़ा कोष्ठक और छोटा कोष्ठक की दो बार उपयोग हो रहा है। तो यहाँ हमें एक प्रकार से जो हमारा बड़ा कोष्ठक है उसको हम यहाँ पे बना लें। और यहाँ देखें, x यहाँ से निकालना है, x यहाँ से, तो यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा 4y। ठीक है ना, तो ये x बाहर निकाला, यहाँ पे मिल गया हमें 4x धन 4y। यहाँ से क्या निकल रहा है, यहाँ से देखें तो y, और यहाँ पर भी y है ना, दोनों में से y निकल रहा है। तो यहाँ बच जाएगा ऋण x, और यहाँ पे कितने बचेंगे, यहाँ 4 ही बचेंगे और y भी बचेगा। और ऋण इसमें से बाहर आ रहा है, इसलिए इसको ऋण को बाहर कर दिया। अब कोष्टक के अंदर देखिए x धन 4y, यहाँ पर भी है x धन 4y। ठीक है ना, तो ये दोनों में है, तो कोष्टक सीधा x धन 4y को बाहर निकालेंगे तो यहाँ मिल जाएगा x, यहाँ मिल जाएगा ऋण y। इसको बाहर किया और यहाँ मिल गया अंदर x ऋण y। तो इस प्रकार से ये गुणनखंड हम कोष्टक बनाते जाते हैं, तो ये हमें संख्या के गुणनखंड प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, चलिए इसमें 14वां प्रश्न देखें, तो 14वें प्रश्न में भी दिया गया है गुणनखंड ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए, अब इसके गुणनखंड हमें निकालना है। 14वां प्रश्न दिया है, तो हम किस प्रकार से इनके गुणनखंड ज्ञात करेंगे। प्रत्येक प्रश्न को अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए, क्योंकि वार्षिक परीक्षा में ये सभी प्रश्न इन्हीं में से पूछे जाना है। प्रश्न 14 में है गुणनखंड ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए ये व्यंजक दिया गया है 25 ऋण a वर्ग ऋण b वर्ग ऋण 2ab। अब 25 अलग है और a वर्ग ऋण b वर्ग ऋण 2ab। ये देखिए सर्वसमीका आपको समझ में आ रही होगी कि ये यहाँ पर पहले नंबर या दूसरे नंबर की सर्वसमीका लग रही है। वह सर्वसमीका क्या है पहले उसको समझ लें अपन। यहाँ पे 25 जो है इसको बाहर करें और इस पूरे पद को एक बार इस पद को इकट्ठा कर लें। तो यहाँ इससे देखें ऋण 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 सभी में ऋण है, तो ऋण बाहर कर दीजिए, तो 25 ऋण यहाँ लगा दीजिए और कोष्टक बना देंगे तो अंदर क्या हो जाएगा धन धन। तो अब देखिए ये जो सर्वसमीका है ये सर्वसमीका बन जाती है। और यह सर्वसमीका जो है हमने पढ़ी है कि a धन a वर्ग धन b वर्ग या धन 2ab और बराबर होता है a धन b पूरे का वर्ग, या a धन b पूरे का वर्ग बराबर a वर्ग धन b वर्ग धन 2ab ये होती है। ठीक है ना, तो इसके बराबर क्या होता है, ये होता है a धन b पूरे का वर्ग। तो इसकी जगह पर क्या लिख देंगे, a धन b पूरे का वर्ग। अब देखें यहाँ पर 5 का वर्ग ऋण a धन b का वर्ग, ये भी एक सर्वसमीका है तीसरे नंबर की। कौन सी, a वर्ग ऋण b वर्ग बराबर एक कोष्टक में a धन b, एक कोष्टक में a ऋण b, ये भी सीधी सर्वसमीका है। तो इसको भी आप बिल्कुल सीधा लिख सकते हो। ठीक है ना, तो यहाँ देखें 5 का वर्ग और यहाँ पे a धन b का वर्ग, तो 5 धन a धन b आएगा और 5 ऋण a ऋण b आएगा। इस प्रकार से हमें लिख देना है, तो ये हमारे यहाँ पे गुणनखंड टूट जाते हैं। ठीक है, 15वां प्रश्न देखिए, यहाँ पे 15वां प्रश्न दिया गया है, इसमें भी है भाग कीजिए। ये जो संख्या दी गई है इस संख्या से अब हमें इसमें क्या करना है, भाग देना है। तो भाग किस प्रकार से देते हैं, जैसे हम भाग देते आ रहे हैं कि भाग देने में हम क्या करते हैं, संख्या को बटे में लिख देते हैं। चलिए, तो इसको हमें इससे भाग देना है। ठीक है ना, तो इसके बटे ये 5x x ऋण 3 लिख दिया, ये लिख दिया। अब क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या को देखिए, यहाँ पे देखें x पर 4 की घात, x पर 3 की घात, x पर 2 की घात है। तो इस संख्या को क्या करेंगे, यहाँ से उभयनिष्ठ ले लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। 45 दूसरी संख्या यहाँ से x वर्ग बाहर निकाल दिया, x पर 4 की घात है और वर्ग निकल गया तो x पर 2 की घात बची, ये बच जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर x पर 3 की घात है तो ऋण 7 तो बचेंगे ही, और यहाँ पे क्या बचेगा, x पर 2 की घात निकल गई, x पर 1 की घात है ना, अकेला x यानी 7x बचेगा। ठीक है, यहाँ से x वर्ग निकल जाएगा, 12 बचेंगे, तो ये 12 लिख दिए। अब देखें इसके लिए x वर्ग ऋण 7x धन 12, और ये आपने जो यहाँ पे व्यंजक आया है ये इसके आपने अभी अभी गुणनखंड किए हैं, तो इसको ज्यों के त्यों गुणनखंड में फिर से बदल दीजिए। तो यहाँ देखते हैं हम, ये जो x वर्ग ऋण 7x धन 12 है, यानी 7 को ऐसा तोड़े कि जोड़ने में ऋण 7x आ जाए
और गुणा करने में 12 आ जाए तो क्या होता है 3 और 4, तो ऋण 3x ऋण 4x 12 हो जाएंगे, ठीक है ना। और गुणा करेंगे 3 और 4 का तो 12 ही मिलेंगे, ये दोनों का गुणा करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ दो दो के जोड़े बना लेते हैं। इस प्रकार से जोड़े अभी हमने बनाए थे, तो 9x है, ये इसको बाहर लिखेंगे, बड़ा कोष्टक बना लेंगे और एक अंदर छोटा कोष्टक है और इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है ना। तो हम यहाँ से x बाहर निकालेंगे, यहाँ से ऋण 4 बाहर निकाल दिया हमने, तो देखिए यहाँ पर x ऋण 3, यहाँ पर भी x ऋण 3, ये कोष्टक के अंदर मिल जाएगा, दो पद बन गए। अब इस पद में से भी x ऋण 3 और इस पद में से भी x ऋण 3 बाहर निकाल दिया, 9 के बाहर यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे संख्या आ जाएगी गुणा कोष्टक बना करके, तो यहाँ क्या बचेगा x ऋण 4, तो यहाँ देखिए ये x ऋण 4 लिख दिया, ये x ऋण 3 हो गए। अब चलो यहाँ पे चलो, बटे में क्या है हमारा, जो संख्या हमारी बटे में दी गई थी उसको यहाँ पर हमें काटते भी चल रहा है। जैसे मान लो हमने यहाँ पे 5 से ये काटना नहीं बताया कि 5 एकम 5, 5 नाम 45 है ना, 9 बार में ये कट जाते हैं और x से ये x बार कटेगा तो x आ जाएगा, यानी ये 9x आ गए, ठीक है। तो ये 9x यहाँ से चल रहे हैं, ठीक है ना, इसको समझ लें, फिर से देख लीजिए। अब आगे चलते हैं, आगे हमारा x ऋण 3 ही बचा, तो ये x ऋण 3 यहाँ लिखते जा रहे हैं और x ऋण 3 इस x ऋण 3 से सीधा कट जाएगा, तो क्या मिल जाएगा 9x और x ऋण 4, क्या मिलेगा 9x x ऋण 4। अब 9x का x ऋण 4 में गुणा कर दीजिए, तो 9 का x में गुणा होना है और x में, और 9x का 4 में भी गुणा होना है, तो 9x का x में गुणा करेंगे तो 9x पर 2 की घात आएगी, ठीक, और 9x का 4 में तो 9 चौके 36x होंगे, यानी 9x का x में गुणा, तो x का बस गुणा होगा तो 9 जगह तो 9x वर्ग आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया, और ये 9 चौके 36x, ये सीधा सीधा आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इनके हमें गुणनखंड करना है, इन संख्याओं के यहाँ सीधा भाग देना था, उत्तर निकालना था, ये 9x वर्ग ऋण 36x, ये उत्तर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, ये जो प्रश्न है 1 से 15 तक दिए, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको समझ में आ ही गए होंगे। और यदि मान लो आपको लगता है कि कहीं डाउट है तो आप कमेंट्स जरूर करिएगा, और प्रत्येक वीडियो को यदि आपको पसंद आए हों ये सभी प्रश्न और इसी प्रकार से आप देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक अवश्य करते चलिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए यदि आप इसी प्रकार से समझना चाहते हैं, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।